नमस्कार दोस्त, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल आर्या जीके में। दोस्त, कल हम लोग दक्षिण भारत इतिहास का क्लास 1 कर चुके हैं। यानी जो दोस्त नहीं देखे हैं तो दक्षिण भारत का क्लास 1 पार्ट 1 देख लीजिए, ऑलरेडी यूट्यूब पर डाला हुआ है। और आज होगा दक्षिण भारत का इतिहास समझिए क्लास 2। और इसको अच्छा समझिएगा, एग्जाम में इससे बहुत सारी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले इसके हम लोग थोड़ा बेसिक जानकारी जानते हैं, फिर हम लोग आगे लेके चलते हैं। दोस्त, ये हो गया हमारा दक्षिण भारत। ये हो गया जो यहाँ ये जो एरिया हो गया यहाँ से, ये जो है एरिया दक्षिण भारत का हो गया यहाँ पे। और ये दक्षिण भारत हो गया तो यहाँ पर विभिन्न वंश उभर कर के आए। क्योंकि देखिए, जब हम लोग जब हर्षवर्धन का जो पढ़े थे, हर्षवर्धन को जो खत्म होने के बाद, वंश खत्म होने के बाद वर्धन वंश, उसके बाद दक्षिण भारत में कई वंशों का उदय होता है। इसमें अनेक वंश आते हैं। यहाँ पर देखिए, चोल वंश आते हैं, फिर पल्लव आते हैं, फिर इसके बाद चालुक्य आते हैं, वातापी के चालुक्य आते हैं। अरे कई अलग अलग वंश उभर करके आते हैं। कहाँ? दक्षिण भारत में। कोई भी एक मजबूत वंश नहीं होता है। अलग अलग अपने छोटे छोटे राज्य क्षेत्र को लेकर के शासन करते थे। कहाँ? विभिन्न क्षेत्र में अलग अलग अपने आप अलग अलग एक सत्ता बना करके शासन करते थे और एक दूसरे का संघर्ष रहा करता था। यानी इधर सपोज जब मान लेंगे कि चोल वंश है तो इधर चालुक्यों के साथ रहता था, इधर पल्लव वंश है तो यहाँ वातापी के चालुक्यों के साथ रहता था। यानी आपस में संघर्ष होते रहता था। तो यहाँ विभिन्न वंश उभर करके आए हैं। इसी को बारे में हम लोग को सभी वंश के बारे में पढ़ना है, जो कि जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पिछला क्लास में यहाँ जो चोल वंश जो शासन करता था उसको हम लोग पढ़ चुके हैं। और चोल वंश पढ़ चुके हैं, चेर वंश, पांडे वंश भी पढ़ चुके हैं। किस पांडे वंश का क्या योगदान रहा? दोस्त देखिए, आप एक बात याद रखिएगा, ये जो वंश है ना, ये कोई माने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। किस लिए है? तो इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है। सिर्फ क्वेश्चन पूछता है मेन जो फोकस बंदी है, फोकस जिस बिंदु होता है उससे। जैसे कि इस वंश संस्थापक कौन है, सबसे प्रमुख शासन कौन है, इस वंश का क्या योगदान रहा, इस टाइप के क्वेश्चन पीटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से क्वेश्चन निकल करके आते हैं। तो सभी वंश को बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे और एग्जाम में पूछने वाले क्वेश्चन अच्छा से उसको हम लोग कवर करेंगे। तो ठीक है, कल हम लोग क्लास हो चुका है चोल वंश, चेर वंश और साथ ही साथ पांडे वंश का क्या योगदान रहा। आज हम लोग पल्लव वंश में प्रवेश करेंगे कि आखिर जो दक्षिण भारत में यहाँ जो पल्लव वंश उभर करके आता है, इसका क्या योगदान रहा दक्षिण भारत के इतिहास में, और एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो समझ में आ गया कि आखिर कौन सा इतिहास हम लोग पढ़ना है? दक्षिण भारत का। हर्षवर्धन के बाद कई छोटे छोटे राजवंश का उदय होता है। तो चलिए हम लोग चलते हैं, क्लास का शुरू करते हैं। दोस्त देखिए, आज हम लोग का टॉपिक है पल्लव वंश, यानी पल्लव वंश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, पल्लव वंश में सबसे इंपॉर्टेंट है संस्थापक, यानी ये संस्थापक कौन है, इनकी राजधानी कहाँ थी। तो ये संस्थापक की बात करें तो संस्थापक आता है सिंह विष्णु कहा जाता है, जो कि 575 ईस्वी में इस वंश का नींव रखते हैं, स्थापना करते हैं। तो पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु को कहा जाता है, जो कि 570 या 75 के बीच में इसको माना जाता है। 570-75 के बीच में इसको माना जाता है, क्योंकि इसका कोई जो उल्लेखित जो मेन जो प्रमाण है वो क्लियर नहीं है और हर इतिहासकार का अलग अलग मत होते रहता है। तो ये याद करके रखिए, 70 से लेकर 75 के बीच में इसको माना जाता है। इस वंश का यानी पल्लव वंश का जो संस्थापक थे सिंह विष्णु ने, ये राजधानी कहाँ बनाए थे? तो ये राजधानी बनाए थे कांची को, जो कि प्रेजेंट की लोकेशन की बात करें तो ये तमिलनाडु में पड़ता है। कहाँ? तमिलनाडु में कांची। तो इस वंश संस्थापक सिंह विष्णु, राजधानी कांची, जो कि तमिलनाडु के क्षेत्र में पड़ता है। देखिए, सिंह विष्णु ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया है, उसको बराबर एग्जाम में पूछता है। सिंह विष्णु ने इसने देखिए माइलापुरम में आदि बराह गुफा मंदिर का निर्माण करवाया है। यानी क्वेश्चन पूछेगा कि आदि बराह गुफा का निर्माण किसने कराया? तो सिंह विष्णु ने। कहा? माइलापुरम में। तो ये बहुत याद रखिएगा, सिंह विष्णु ने माइलापुरम में आदि बराह मंदिर का निर्माण करवाया था। दोस्त, ये जो है ना, यहाँ बहुत सारे मंदिर को निर्माण हुआ करता था जब इस वंश का यानी दक्षिण भारत का जब उदय होता है इतिहास का, तो बहुत सारे मंदिर और आप लोगों को आगे पढ़ने का मिलेगा। तो इसने कौन सा मंदिर बनवाया? आदि बराह मंदिर का निर्माण करवाया। कौन? सिंह विष्णु ने। देखिए, इसके बाद ज्यादा ये नहीं काम कर पाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो शासक आते हैं उभर करके, उनका नाम है नरसिंह वर्मन प्रथम।
यानी सिंह विष्णु के बाद जो शासक आते हैं पल्लव वंश में, उनका नाम है नरसिंह वर्मन प्रथम। देखिए इनसे ज्यादा नहीं दोस्त, मेरा कहना में ये है कि पढ़ो वही जो एग्जाम में आए, फालतू पढ़ने से कोई बात नहीं है। अब फालतू पढ़ करके टाइम वेस्ट कीजिए, कोई फायदा होने नहीं वाला है। आप पढ़ो वही जो कोई एग्जाम की दृष्टि से आए और मेन 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 जो है मूल बिंदु हो। तो देखिए मैं आप लोगों को वही पढ़ाता हूं जो एग्जाम में आए, मैं फालतू चीज को लेकर नहीं आता हूं। मैं रिसर्च करता हूं, बहुत सारे प्रीवियस सेट को, बहुत सारे प्रीवियस क्वेश्चन को देखता हूं कि इस वंश से क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन इंपॉर्टेंट है, वही मुख्य बिंदु को लेकर आता हूं। यदि मैं पल्लव वंश पढ़ाने लगूँ ना तो 2 घंटे में पढ़ाऊंगा, लेकिन ये 20-25 मिनट में खत्म कर रहा हूं। क्यों? कि जो एग्जाम में आता है उसी को मैं पढ़ा रहा हूं, ताकि आपका फालतू को टाइम का वेस्टेज ना हो। क्योंकि आजकल टाइम बहुत ही महत्वपूर्ण है और आजकल किसी के पास ज्यादा टाइम नहीं है। तो इसीलिए मैं मेन जो होता है मेन बिंदु को लेकर के आपको सामने आता हूं, जो कि डायरेक्ट एग्जाम से मैच करे। लेकिन अब चलते टॉपिक की तरफ। नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन प्रथम ज्यादा नहीं, एकमात्र इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता तो है, बहुत सारे क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से ये देखिए, महाबलीपुरम में इसने रथ मंदिर का निर्माण करवाया। क्वेश्चन पूछेगा कि महाबलीपुरम में रथ मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो नरसिंह वर्मन प्रथम। देखिए नरसिंह वर्मन प्रथम और नरसिंह वर्मन द्वितीय, दोनों में कंफ्यूजन होती है, कंफ्यूजन नहीं रखना है। यदि पूछेगा कि महाबलीपुरम में रथ मंदिर का निर्माण किसने कराया, तो नरसिंह वर्मन प्रथम सीधे मारिएगा। इसके बाद जो शासक आते हैं वो आते हैं नरसिंह वर्मन द्वितीय। नरसिंह वर्मन प्रथम के बाद नरसिंह वर्मन द्वितीय, इसने भी मंदिर निर्माण करवाया। कैसे? देखिए इसने कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया। कहां? कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया। इस मंदिर से द्रविड़ स्थापत्य कला का शुरुआत होती है। यानी नरसिंह वर्मन प्रथम ने इसने कांची में कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया है। जो कैलाश मंदिर निर्माण हुआ है ना, उसी से द्रविड़ स्थापत्य कला का जानकारी मिलती है। देखिए द्रविड़ स्थापत्य कला से क्या समझते हैं? यानी कि जो उसमें कला का विकास हुआ था द्रविड़ स्थापत्य, इसका मतलब उस टाइम जो बड़ा बड़ा जो भवन वगैरह हुआ करता था ना, संबंधित साहित्य जो कला चित्रकारी वगैरह, उसकी जानकारी मिलती है। कैसे? इस मंदिर से। ठीक है, इसने इतना ही नहीं, लाइट कट गया, 1 मिनट। दोस्तों लाइट का प्रॉब्लम था, लाइट कट गया था, इन्वर्टर चालू हुआ है अभी। चलिए ठीक है। तो देखिए इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है। एक थे दांडी, जो कि बहुत प्रसिद्ध लेखक थे, जो कि दांडी थे, यही नरसिंह वर्मन द्वितीय के ही दरबार में रहते थे। और दांडी ने रचना भी किया है कि इसने 10 कुमार चरित्र, 10 कुमार चरित्र की रचना किसने किया है? दांडी। और उस दांडी ने रचना की है और यही नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। यानी क्वेश्चन पूछिएगा कि दांडी किसके दरबार में रहते थे? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय के। दांडी ने किसकी रचना की? तो 10 कुमार चरित्र के रचनाकार थे दांडी, जो कि यही नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहा करते थे। तो क्लियर हो गया पल्लव वंश से। यानी इतना आप याद रखिएगा ना, आपका फालतू क्वेश्चन नहीं पूछेगा पीटी के लिए, ये काफी है इतना। आगे देखते हैं। जैसे ये पल्लव वंश खत्म होता है, उसके बाद जो नेक्स्ट जो वंश आता है उसका नाम है ये वातापी के चालुक्य वंश। यानी इधर अलग अलग जो शासन करते थे, यहाँ पर अलग अलग जो छोटे छोटे वंश। तो ये जो वंश के बाद जो नेक्स्ट जो वंश शासन करता था, देखिए शासन के दोस्त बात रहा है ना, तो ये नहीं कि एक वंश अलग शासन कर रहा है उसके बाद दूसरा का, नहीं, ये आपस में सभी एकजुट, माने थोड़ा इस क्षेत्र में थोड़ा इस क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्र में लोग एक ही साथ शासन करता था। किसी का ज्यादा महत्व था, किसी का कम था। तो ये हम लोग पल्लव खत्म हुआ, अब हम लोग पढ़ते हैं वातापी का, वातापी के चालुक्य वंश। देखिए इसका काम इंपॉर्टेंट है क्या? 2 बात बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला तो संस्थापक हो ही गया, एक बहुत प्रमुख शासक थे, उसको हम लोग देखेंगे, समझेंगे। देखिए वातापी के चालुक्य वंश के संस्थापक की बात करें तो इसके संस्थापक है जय सिंह। यानी वातापी के चालुक्य वंश के संस्थापक जय सिंह। इसने क्या राजधानी कहाँ बनाई? तो राजधानी बनाई वातापी को, जिसको बादामी के भी नाम से जाना जाता है। यानी वातापी का चालुक्य वंश की राजधानी वातापी या बादामी भी दोनों सही है, एक वातापी को ही बादामी के नाम से जाना जाता है। यदि इसका चालुक्य के प्रमुख शासक की बात करें तो प्रमुख शासक थे पुलकेशिन द्वितीय। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसी से क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन अगर पुलकेशिन द्वितीय से ही आएगा, कैसे? तो देखिए इस वंश का प्रमुख शासक कौन थे?
पुलकेशिन द्वितीय। आखिर भाई जानकारी कैसे हुआ कि इस वंश के प्रमुख शासक पुलकेशिन द्वितीय ही थे, ये जय सिंह क्यों नहीं हो गए? आखिर जानकारी कैसे हुआ? तो इसका जानकारी ये होल अभिलेख से इसकी जानकारी मिलती है। यानी इस वंश का प्रमुख शासक पुलकेशिन द्वितीय थे, इसकी जानकारी ये होल अभिलेख से मिलती है। क्लियर? देखिए पुलकेशिन द्वितीय थे ना, मैं क्या बताया था हर्षवर्धन जब वर्धन वंश आपको पढ़ा रहे थे, उसमें मैं क्या बताया था कि हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने हरा दिया था। यानी ये जो पुलकेशिन द्वितीय है ना, इतना ताकतवर था कि इसने हर्षवर्धन को हरा दिया। भाई इतिहास है, बॉसों का बॉस हुआ करते हैं, है ना? यानी मतलब कोई अपने आप हर किसी का तोड़ का जवाब होता है। तो पुलकेशिन द्वितीय ने तो हर्षवर्धन जैसे शासक को हरा दिया। अब फिर क्या हुआ कि आगे चल के कि पुलकेशिन द्वितीय को नरसिंह वर्मन प्रथम ने हरा दिया। ध्यान से समझिएगा, नरसिंह वर्मन जो प्रथम है पुलकेशिन द्वितीय को हरा दिया। अब पुलकेशिन द्वितीय ने किसको हराया था? ये हर्षवर्धन को हराया था। तो ये बराबर क्वेश्चन एग्जाम पूछता है, खुद मेरे को ही क्वेश्चन मिला है कि पुलकेशिन द्वितीय ने किससे पराजित किया था? तो हर्षवर्धन को। फिर लाइट चला गया। हाँ थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम ज्यादा ही है। लाइट आ रहा है तो इन्वर्टर चालू कर रहा है, इन्वर्टर फिर लाइट आ रहा है इन्वर्टर चल रहा है, फिर दोनों चल रहा है, ऐसा होते रहता। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ समझ में गए, यानी नरसिंह वर्मन प्रथम किसको पराजित किया? तो पुलकेशिन द्वितीय को। पुलकेशिन द्वितीय ने किसको पराजित किया? तो हर्षवर्धन को। क्लियर है? देखिए इस वंश के हम अंतिम शासक की बात करें तो अंतिम शासक थे कीर्तिवर्धन। यानी वातापी के चालुक्य वंश के अंतिम शासक कीर्तिवर्धन थे। इसके बाद इस वंश का धीरे धीरे पतन हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ये भी नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया, अब पुलकेशिन द्वितीय ने किसे? हर्षवर्धन को पराजित किया। इसको ध्यान पर रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है खास करके एग्जाम के लिए। ठीक है, एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको आगे समझा रहा हूँ। 1 मिनट। चलिए दोस्त, इसके बाद जो नेक्स्ट वंश जो आता है वो आता है राष्ट्रकूट वंश। यानी यहां तक आपको समझ में आ गया, जहां से एग्जाम में मेन जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसको मैं आपको अच्छा से समझा दिया। अब हम लोग आगे चलते हैं राष्ट्रकूट वंश के तरफ। यानी अगला जो वंश है वो है हमारा राष्ट्रकूट वंश। देखिए राष्ट्रकूट वंश की बात करें तो इसका सबसे पहले पूछेगा संस्थापक। यानी इस वंश के जो संस्थापक थे वो दंती दुर्ग थे। दंती दुर्ग, यानी आपसे पूछ रहे कि राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक बताइए, तो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग को कहा जाता है। इसलिए मैं चार्ट बना दिया कि आप लोगों को टाइम का बचत होगा, मैं लिखूंगा समझाऊंगा, टाइम वेस्ट होगा। आपको आसानी के लिए मैंने चार्ट बना दिया हूं, आपको समझने में भी इजी रहेगा और खास करके आपको टाइम का भी बचत रहेगा। तो इसका संस्थापक दंती दुर्ग। यदि राजधानी की बात करें कि राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ है, तो इसका राजधानी मान्यखेत को कहा जाता है। यानी राष्ट्रकूट वंश की राजधानी मान्यखेत था। देखिए इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उभर करके आता है। वो क्वेश्चन है कि जो संस्थापक थे वो दंती दुर्ग थे। यानी दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश के नींव तो रख दिया, नींव रखने के लिए वो कोई खास कार्य नहीं कर पाए। यानी जो नेक्स्ट जो कार्य जो किए हैं वो किए थे कृष्ण प्रथम ने। यानी जो कृष्ण प्रथम ने एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया। यानी एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया? कृष्ण प्रथम ने। ये बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो कृष्ण प्रथम ने। देखिए एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VVI इसको मान लीजिए। यानी एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश जो मंदिर है इसका निर्माण कृष्ण प्रथम के द्वारा कराया गया था, इस मंदिर का निर्माण। देखिए कृष्ण प्रथम हो गया। यदि इस वंश के जो अंतिम शासक थे, इस वंश का प्रमुख जो शासक रहा अंतिम, वो थे कृष्ण तृतीय। यानी कृष्ण प्रथम ने बहुत अच्छा काम किया। जो कैलाश का जो था उसने कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया कृष्ण प्रथम ने इसका निर्माण करवा दिया। इसके बाद इस वंश का जो अंतिम जो प्रमुख शासक रहते थे वो थे कृष्ण तृतीय। कृष्ण द्वितीय आते हैं, कोई खास कार्य नहीं करते हैं, और लास्ट में कृष्ण तृतीय आते हैं। यानी इस वंश का प्रमुख शासक कृष्ण तृतीय को कहा जाता है। और ये कहा जाता है कि ये जो कृष्ण
तृतीय थे, ये भी कोई ज्यादा काम नहीं कर पाए और इनके जो लास्ट टाइम में सत्ता कमजोर हुआ था और अंततः इनको पराजित कर लिया गया और पराजित करके नेक्स्ट वंश की स्थापना होता है, वो मैं आगे बताऊंगा। इस वंश के से काला सहित कुछ एग्जाम पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे देखिए, एलोरा एवं एलिफेंटा गुफा का निर्माण किसने करवाया था? तो ये राष्ट्रकूटों के द्वारा किया गया था। यानी यही नहीं, देखिए एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर तो कृष्ण प्रथम हो गया और साथ ही साथ एलोरा एवं एलिफेंटा गुफा का निर्माण किसने करवाया? राष्ट्रकूटों के द्वारा किया गया। ये VVI है, VVI यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों। खास करके ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि एलोरा एवं एलिफेंटा गुफा का निर्माण किसके द्वारा किया गया? ये राष्ट्रकूटों के द्वारा किया गया। क्लियर है? देखिए, और ये बताया जाता है कि जो एलोरा की गुफा है उसमें टोटल 34 गुफा बनाया गया और 34 गुफा बनाया गया और 34 में अलग अलग धर्म के उसमें पूजा पाठ और गुफाएं बनाए गए थे। समझा रहे हैं, देखिए समझिए ठीक से। देखिए, एलोरा एवं एलिफेंटा गुफा का निर्माण राष्ट्रकूटों के द्वारा किया गया था। अब है एलोरा में कितने टोटल 34 गुफा थे। एलोरा में टोटल कितने 34 गुफा थे। 34 गुफा किसका किसका था भाई? तो समझिए, 1 से जो 12 गुफा था, 1 से 12 वो बौद्ध धर्म से संबंधित था। 12 से लेकर 29 के बीच में जो गुफा था वो हिंदू धर्म से संबंधित था और फाइनली 30 से लेकर जो 34 तक के जो गुफा बनाया था वो जैन धर्म से संबंधित बनाया गया था। क्लियर? अब देखिए एक बात है, एलोरा के जो गुफा ये पूरा बनाए गए थे, ये धर्म के थे, इस बात की जानकारी कैसे मिलती है भाई? तो इस बात की एक यात्री थे। कौन था? फ्रांसीसी यात्री थे। एक फ्रांसीसी यात्री थे जिनका नाम है थेबियन। फ्रांसीसी यात्री थे जिसका नाम है थेबियन, उन्हीं के द्वारा ये बात को उल्लेख किया गया है। देखिए, एलोरा गुफा का उल्लेख यानी इस गुफा का जितना भी उल्लेख है इसका उल्लेख थेबियन द्वारा किया गया है, जो कि एक फ्रांसीसी यात्री थे। क्लियर है? तो इसको याद रखिएगा और खास करके एलोरा और एलिफेंटा गुफा का निर्माण तो कभी मत भूलिएगा। क्लियर है? अब देखिए आगे, ये वंश मैंने क्या बताया कि इस वंश का जो अंतिम शासक थे कृष्ण तृतीय थे और इसके बाद ये सत्ता बहुत कमजोर हो गया था, जिसके कारण राष्ट्रकूट के जो अंतिम शासक कृष्ण तृतीय थे इनको हरा दिया गया। बलपूर्वक हरा करके किसने हराया भाई? तो कल्याणी के चालुक्यों ने। तो इनको हरा करके राष्ट्रकूटों के जो शासक इनको हरा करके और कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना होता है। यानी जो अगला जो वंश है वो हम लोग को पढ़ना है कल्याणी के चालुक्य वंश। कल्याणी के चालुक्य वंश जो है ये राष्ट्रकूटों को पराजित किया था और पराजित करने के बाद इस वंश का स्थापना होता है। तो पराजित कैसे करेगा भाई? तो पराजित तो करेगा नहीं दूसरे को, जो अंतिम रहेगा उसी को पराजित करेगा। जी बताइए, तो अंतिम उसको पराजित कर दिया। यानी कल्याणी के चालुक्य वंश का स्थापना कैसे हुआ? तो ये राष्ट्रकूटों को पराजित करके कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना होती है। क्लियर? अब देखिए, यदि हम इसका वंश की स्थापना की बात कर रहे हैं कि आखिर कल्याणी के चालुक्य वंश के संस्थापक कौन है, स्थापना करने वाला व्यक्ति कौन है भाई? वो है तेबल तृतीय। गजब। यानी मुख्य रूप से इस वंश का जो स्थापना का श्रेय जो जाता है वो तेबल द्वितीय को जाता है। तेबल द्वितीय यानी कल्याणी के चालुक्य वंश का संस्थापक तेबल द्वितीय को कहा जाता है। इतना ही नहीं, इस वंश की राजधानी जो है वो मान्यखेत यानी कल्याणी, दोनों एक ही बात है। मान्यखेत जो कल्याणी के नाम से जाना जाता है वही है, यानी इस वंश की राजधानी मान्यखेत या कल्याणी। देखिए, इस वंश का जो प्रमुख प्रतापी जो राजा है, ये क्वेश्चन पूछता है कि कल्याणी के चालुक्य वंश के अंतिम शासक कौन थे? वो थे विक्रमादित्य 6। गजब। यानी इसके बाद कई छोटे छोटे राजा आए ने, कोई थोड़ा मोड़ा काम करके चला जाता था और इस वंश जो अंतिम जो शासक है जो श्रेय जाता है, जो अंतिम शासक मिलते हैं वो विक्रमादित्य 6 को कहा जाता है। यानी कल्याणी के चालुक्य वंश के अंतिम संस्थापक अंतिम शासक कल्याणी के चालुक्य वंश के अंतिम जो शासक थे वो विक्रमादित्य 6 को कहा जाता है। क्लियर हो गया? अब देखिए, इसी के टाइम में एक पुस्तक की रचना हुआ था। इसी टाइम पुस्तक कौन सा था? मिताक्षरा। ये भी इसको इंपॉर्टेंट है, IMP है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मिताक्षरा एक हिंदी विधि का ग्रंथ था जो कि विज्ञानेश्वर के द्वारा रचित किया गया था। तो ये मेरे एग्जाम में क्वेश्चन मिल चुका है कि मिताक्षरा किसके द्वारा लिखा गया है? तो विज्ञानेश्वर के द्वारा। ये किस पर आधारित है? तो हिंदू विधि पर आधारित एक ग्रंथ है जिसका नाम है मिताक्षरा, जो कि विज्ञानेश्वर के द्वारा लिखी गई है। दोस्त,
ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आज तक यहीं पर इसको मैं छोड़ता हूँ। तो ठीक है, इसको आप लोग आशा से पढ़िए और समझ में आया होगा बिल्कुल। कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिए और कमेंट में बिल्कुल रिप्लाई दिया जाएगा। कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए, उससे रिप्लाई दिया जाएगा। अच्छा लगा वीडियो, अच्छा क्लास लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि सभी लोग पढ़ें और सभी लोग अपना जो लक्ष्य को पाएं। दोस्त मिलते हैं हम लोग, इसका मैंने ये पार्ट 2 हो गया, यानी दक्षिण भारत का पार्ट 2 हो गया। पार्ट 3 एक क्लास और होगा दक्षिण भारत के इतिहास, एक क्लास आपको और लेंगे। कैसे? क्योंकि एग्जाम में वहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आगे हम लेंगे क्लास जो कि राजेंद्र प्रथम के बारे में बताएंगे, बहुत वहां से एग्जाम में क्वेश्चन निकल करके आते हैं। तो ठीक है, तीसरी क्लास कल होगा, यानी कल भी देखना मत भूलिएगा। कल यानी दक्षिण भारत के इतिहास का कल क्लास 3 कल होगा, उसको पक्का देखिएगा। ठीक है दोस्त, अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं हम लोग कल के क्लास में, तब तक जय हिंद। ओके।